नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इसी के साथ आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में बजट की शुरुआत की और इसके बाद दूसरी कविता भी पढ़ी। जब तलक भोर का सूरज नजर नहीं आता, काम मेरा है उजालों की हिफाजत करना, मेरी पीढ़ी को एक चिराग बनकर जलना है, जिसका मजहब है अंधेरों से बगावत करना। आज इन पंक्तियों के साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में बजट पेश करना शुरू किया, क्योंकि सत्ता वही है, उम्मीदें नहीं है, मगर इन उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौतियां नहीं है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा यानी कि 6.25 लाख करोड़ रुपए का यह बजट आज पेश किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जनभावनाओं को ध्यान में रखकर समाज के प्रत्येक तबके के लिए बनाया गया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमने 2022 का विधानसभा चुनाव से पहले एक लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था। इसके 130 संकल्पों में से 97 संकल्पों को पहले बजट को शामिल किया गया और इसके लिए 44 संकल्प नए हैं। उन्होंने पूरे मंत्रिमंडल का धन्यवाद देते हुए यह भी कहा कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को पूरा करने में सहभागी बनेंगे। आज के बजट के पहले कुछ अंश सुनिए। आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एटीएस सेंटर देवबंद का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूर्ण किया जाएगा तथा मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ व रामपुर में एटीएस सेंटर का निर्माण कराया जाएगा। पुलिस इमरजेंसी प्रबंध प्रणाली के अंतर्गत यूपी 112 विदिन ब्रैकेट डायल 100 योजना के द्वितीय चरण को वित्तीय वर्ष 2022-2023 में प्रारंभ किया जाना है। इसके सुदृढ़ीकरण हेतु 730 करोड़ 88 लाख रुपए की सेफ सिटी योजना के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने हेतु 523 करोड़ 34 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपदीय थानों हेतु सुरक्षा उपकरणों एवं अस्त्र शस्त्र हेतु 250 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ का निर्माण कराया जा रहा है। पुलिस के आवासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपए, अनावासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपए, नव सृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय अनावासीय भवनों हेतु 300 करोड़ रुपए तथा नव सृजित जनपदों में पुलिस लाइन के निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु। और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, यह भी सुनिए। बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत किया है। यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जनाकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लोक कल्याण संकल्प पत्र की भावनाओं के अनुरूप देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश उन जन आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके और समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सके, इस दिशा से उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट 5 वर्षों का एक विजन भी है। लेकिन शायद विपक्ष को यह बजट बंटवारा लग रहा है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। और ये बजट नहीं, ये बंटवारा है। नेता विपक्ष कितना नंबर देंगे? नेता विपक्ष इस सरकार को इसलिए नंबर नहीं देंगे जिन्होंने पिछले 5 साल का अपना संकल्प पत्र पूरा न किया हो। उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो इस छठे बजट में? सबसे बड़ा बजट है अब तक का। हर साल इस तरह बजट बढ़कर के आएगा। जो अगली बार बजट आएगा वो इससे बड़ा बजट आएगा। जो इन्होंने वादा किया था कि आय दोगुनी हो जाएगी,
उसका जवाब क्या है सरकार के पास? जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और लगातार महंगाई बढ़ रही है, जो कीमत दालों की है, तेल जो खरीदा जाता है उसकी कीमत, डीजल पेट्रोल की कीमत, सीमेंट की, स्टील की, और लगातार आप देखेंगे महंगाई बढ़ी है। इनके लगातार बजट आने से गांव में उदासी है। हमारा नौजवान जो उम्मीद लगा करके बैठा था नौकरी और रोजगार मिलेगा, आंकड़ों में तो दिखाई दे रहा है कि नौकरी और रोजगार हैं। अगर सरकार के आंकड़े देखें तो आंकड़ों में तो दिखता है, लेकिन जमीन पर गांव में अभी भी बड़े पैमाने पर नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। और ये बजट, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आंकड़ों में तो सब कुछ नजर आता है लेकिन जमीन पर कुछ नहीं नजर आता, और हर साल ये बजट बड़ा ही होता चला जाएगा। लेकिन आज के बजट के कुछ अंश हम ग्राफिक्स के माध्यम से जरा देखते हैं। तो यूपी सरकार के बजट की अहम बातें देखिए। कोविड में अनाथ बच्चों को 4,000 रुपए दिए जाएंगे। राज्य में 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा हर जिले में अभ्युदय योजना की भी शुरुआत होगी। 10,300 महिला बीट में महिला सिपाही तैनात की जाएंगी। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण पर भी जोर दिया जाएगा। ये कुछ खास अहम बातें हैं आज के बजट की। प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूप और तमाम ये सिंचाई में बड़ी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। समिट में 75,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ कुशीनगर में नवीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाकर तैयार किया जाएगा। जेवर में नोएडा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ यूपी 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बनेगा। यूपी में विशेष सुरक्षा बल का गठन भी किया जाएगा। इसके अलावा कोविड में अनाथ बच्चों को 4,000 रुपए भी दिए जाएंगे। बजट के बड़े ऐलान देखिए। बजट में हर वर्ग का खास ख्याल रखा गया है। खेल यूनिवर्सिटी के लिए भी 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है। अब यह देखना होगा कि यह लक्ष्य कब तक पूरा होता है। माध्यमिक शिक्षा में 7,540 पदों पर भर्ती की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 पद भरे जाएंगे। हर वर्ग को छूने की कोशिश की गई है। महिला हेल्प डेस्क की स्थापना भी की जाएगी। महिला, बुजुर्ग, निराश्रितों का पूरा ध्यान रखा गया है। महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 भर्तियां मिलेंगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का निवेश होगा। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण और कौशल विकास पर पूरा ध्यान रखा गया है। महिला सामर्थ्य योजना के लिए 72 करोड़ 50 लाख का भी प्रावधान रखा गया है। काशी विश्वनाथ और गंगा आरती के दर्शन के लिए 4 लेन सड़क बनेगी। मॉडल सड़क के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किसानों को 42,565 करोड़ ट्रांसफर किए गए। 15,000 सोलर पंपों की स्थापना होगी। 119 लाख के करीब 119 लाख मीट्रिक टन के करीब यहां पर बाबूजी कल्याण स्ट्रीट लाइट योजना भी शुरू होगी। मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में एटीएस सेंटर बनाकर तैयार किए जाएंगे। वाराणसी और गोरखपुर को मेट्रो की सौगात मिलेगी। वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1,000 की गई है। इन्वेस्टर समिट के आयोजन से 5 लाख ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। बिजली में रिवैम्प के लिए 31,000 करोड़ का बजट रखा गया है। मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 695 करोड़ का बजट रखा गया है। बच्चों के मुद्दों पर योगी सरकार का विशेष फोकस रहा है आज के बजट में। पात्र बच्चों को 4,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता मिलेगी। 5 साल में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। निराश्रित महिला पेंशन योजना 1,000 रुपए प्रति माह की गई है।
स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाएंगे। आज 6,15,000 करोड़ का ये जो बजट पेश किया गया है 2022-23 के लिए, इसमें ये कहा गया है कि ये बजट 5 साल का विजन है एक तरीके से, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना है कि बजट नहीं बंटवारा है। रोजगार के अवसर बार बार वादा तो किया जाता है लेकिन मिलते नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहा गया विपक्ष की ओर से कि महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। चाहे आटा दाल, हम किसी भी वस्तु की बात कर ले, हर तरफ सिर्फ महंगाई ही महंगाई है। आज के बजट में यह भी कहा गया है कि ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा करना हमारा मकसद है। 75 जिलों में खेलो इंडिया के तहत सेंटर बनाया जाएगा। पीएसी की 3 महिला बटालियन का कार्य भी किया जाएगा। मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में एटीएस सेंटर बनाना है। तो इस बजट में महिलाओं की सुरक्षा की भावना से, बच्चों को आश्रय देने की भावना से और बुजुर्गों को सहयोग देने की भावना से ऐलान किया गया है। अब यह देखना होगा कि जो बड़े ऐलान किए गए हैं, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा हो, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, निराश्रितों को सहारा देना हो, बुजुर्गों को सहयोग देना हो, ये बड़ी बातें हैं। इन पर आने वाले वक्त में कितना विजन क्लियर होने वाला है। और हमारे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम धीरे धीरे कर आपका तारुफ कराते हैं। तो हमारे साथ अभी वरिष्ठ पत्रकार निरंजन पोद्दार जी जुड़ चुके हैं। निरंजन जी, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। हेलो निरंजन जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी, मेरे को आवाज आ रही है। निरंजन जी, देखिए, सरकार तो अपनी पीठ थपथपाएगी कि हमने बड़ा बजट पेश किया है, दूसरी तरफ लेकिन विपक्ष संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि ये बजट नहीं बंटवारा है। लेकिन आप अपने एनालिसिस से क्या बताना चाहेंगे आज के इस बजट को लेकर? देखिए अंजलि जी, जितना मैंने बजट को सुना है और जितना मैंने बजट को समझा है, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपनी दोबारा से सरकार रिपीट करी है, तो इन्होंने इस बजट के माध्यम से अपना आगे का 5 साल का जो रोड मैप है, ये किस तरीके से सरकार चलाएंगे, वो एक तरह का इन्होंने उसका एक नमूना इन्होंने इस बजट के माध्यम से हमारे सामने रखा है। और जिस तरीके से ये जो बजट है, मैं इसको समावेशी बजट की संज्ञा दूंगा। हालांकि मेरे हिसाब से थोड़ी कुछ त्रुटियां हैं इसके अंदर, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर और ज्यादा सुधार होना चाहिए था, चाहे वो छुट्टा पशुओं की कहें, चाहे वो और बहुत सारी जो जिनके बारे में सरकार ने बजट में कुछ अलॉट किया, जो भी पैसा अलॉट किया है, उसका मेरे हिसाब से वो पर्याप्त नहीं है। और लेकिन जिस तरीके से नौकरियों का भी इसके अंदर एक घोषणा की गई है और जिस तरीके से महिलाओं को, किसानों को और जो मतलब एक जिसको कहते हैं समावेशी बजट। और अंजलि जी, एक चीज और बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से राम राज्य की एक अवधारणा होती है, इस बजट में योगी आदित्यनाथ जी ने या यूं कहें कि सुरेश खन्ना जी ने उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे एक चित्रण सा खींचने की कोशिश करी। और जो राम राज्य की अवधारणा है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस के अंदर उसका उन्होंने वर्णन किया है, जिसके अंदर चौपाई आती है कि बरसत हरसत सब लखे, करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो होए। यानी कि राजा सूर्य की तरह होना चाहिए, जो जहां से कर उठाए वो कर किसी को दुखे नहीं, किसी को दिखे नहीं, किसी को महसूस नहीं हो। लेकिन
लेकिन वो सारा का सारा जैसे सूर्य भाप बना करके पानी को उठाता है, किसी को भी नहीं पता चलता है, और फिर जहां जहां जरूरत होती है वहां पे उसको बारिश के रूप में उसको बरसाता है, तो पूरी जनता उससे हर्षोल्लास से भर जाती है। तो उसी तरीके से एक ये राम राज्य के बजट की अवधारणा जो होती है, मुझे इस बजट के अंदर करीब करीब ऐसा नजर आया है कि भाई ये करने का प्रयास किया गया है। बाकी तो देखिए ऐसा है कि आज तक जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का जो बजट होते आए हैं और उसके बाद में उनका जो क्रियान्वयन है वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाता है। अब ये हमें आगे देखने वाली बात है कि जो आज सरकार ने जिस तरीके से बजट पेश किया है, या सरकार ने अपनी जो एक नीयत जो लोगों के सामने दिखाई है, उसको वो आगे जाकर के धरातल पे कितना उतार पाते हैं और उसका क्रियान्वयन कितना कर पाते हैं, अगर वो हो जाता है तो मैं इसके अंदर सरकार को साधुवाद दूंगा। ठीक है, और सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका। धर्मेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी अंजलि जी, आवाज आ रही है। धर्मेंद्र जी, आज का बजट पेश किया गया है, आप कितना संतुष्ट हैं? क्योंकि ये कहा गया है अखिलेश यादव की ओर से कि बजट नहीं बंटवारा है और किसानों की आय दोगुनी करने को कहा गया था, तो क्या किया गया है? अंजलि, मैं पूरे बजट को समराइज करके आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले वित्त मंत्री जी ने जो पहली बात कही थी सदन के अंदर, उन्होंने कहा था कि जो कोरोना का प्रबंध था भारतीय जनता पार्टी का, वो बहुत अव्वल क्लास का था, और जिसकी पुष्टि आप कह रहे हो कि इसे थोड़े दिन पहले आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी कि WHO ने कहा कि जो आंकड़े भारत सरकार ने दिए हैं वो आंकड़े कहीं बहुत ज्यादा हैं, मतलब 10 गुना के आसपास ज्यादा, 47 लाख के आंकड़े WHO बता रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक स्वभाव है कि जब उसके पक्ष में कोई बात बोलता है तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए पोस्टर लगवा देंगे, विदेशों में भी बता देंगे जाके। ठीक है, लेकिन ये तो रह गई कोरोना काल के दौरान की बात। आज के बजट को लेकर आपका क्या विजन है? मैं बजट का बता रहा हूँ। बजट का पहला उन्होंने झूठ बोला, अब वो झूठ कैसे सत्य होगा मैं बता दे रहा हूँ। उस बजट में जितना पैसा खर्चा हुआ होगा वो तो अपने आंकड़े के हिसाब से ही मान लेंगे, लेकिन जनता को सुविधाएं नहीं मिली। इसका आप जीता जागता उदाहरण ये दे सकते हैं कि जो अस्पतालों के खस्ता हालात है, इस उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी खुद जाकर के बोले कि इस अस्पताल की व्यवस्था से हम लोग शर्मिंदा हैं। इसका मतलब कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का बजट है, योगी सरकार का जो बजट है, वो आम जन के तक नहीं पहुंच पा रहा है अस्पतालों के माध्यम से। यानी मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ। स्वास्थ्य में अगर आम जनजीवन सुलभ होता तो हम लोग ये मानते कि उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो जन जीवन को सुलभ बनाने के लिए है, लेकिन इसकी पुष्टि इनके उप मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हैं अस्पताल में जाके हम शर्मिंदा हैं। तो ये स्वास्थ्य के मामले में पूरी तरह से फेल बजट है। इसका और दूसरा उदाहरण बता देता हूँ। इसी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल जी के नाम से एक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की है, और वो आज तक उसकी बिल्डिंग नहीं बना पाए हैं, पिछले 5 सालों में नहीं बना पाए। अब इस बजट में भी इन्होंने उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया है। वो जो चिकित्सा विश्वविद्यालय है अटल जी के नाम से, वो लोहिया संस्थान के 9वीं मंजिल पे चल रहा है। आज तक इनके पास इतना पैसा नहीं हो पाया कि किसी एक अस्पताल का या किसी एक विश्वविद्यालय का बिल्डिंग बनवा दें। धर्मेंद्र जी, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, चाहे वो महिला हो, निराश्रित हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हर किसी का ध्यान रखा गया है। अंजलि जी, आप खुद बता दीजिए मुझे, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश वासियों से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं होंगी किसी प्रदेश की, तो आम जन को फायदा कैसे हो जाएगा? अगर आप बीमार है, आपको इलाज नहीं मिल रहा है, तो कैसे आपके लिए बजट है? कोई बच्चा बीमार हो रहा है, उसको इलाज नहीं मिला तो आपके लिए बजट कैसे अच्छा है? कोई महिला अगर बीमार हो रही है, उसको इलाज नहीं मिला तो बजट कैसे अच्छा है? कोई बुजुर्ग बीमार हो रहा है, उसको इलाज नहीं मिला तो आपका बजट कैसे अच्छा है? जब स्वास्थ्य के मामले में आप फेल हो जाओगे तो मुझे लगता है कि पूरे बजट में कम से कम 30 से 35% फेल हो जाते हैं पूरी तरह से। अभी मैं शिक्षा पर नहीं आ रहा हूँ, अभी मैं गन्ना भुगतान पे नहीं आ रहा हूँ। गन्ना भुगतान तो लाउड स्पीकर में करते हैं, लेकिन आज जब बजट देने की बात आई तो पैसा होगा तभी भुगतान करोगे आप। गन्ना भुगतान के लिए कितना पैसा एलोकेट किया, पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता अगर आपके चैनल में जुड़े हुए हैं वो बताएंगे, कुछ नहीं किया इन्होंने। उसके बाद इसके अलावा फसलों के एमएसपी की बात कर रहे थे। जब काले कानून को वापस लेने की बात हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस लेने की घोषणा की थी, तब उन्होंने कहा था कि हम फसलों पे एमएसपी देंगे। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश किया है और उसमें किसी एक फसल का नाम बताइए जो पहले से एमएसपी नहीं मिल रही हो, उन्होंने उसमें इंक्लूड कर दिया हो। तो एमएसपी के मामले में पूरी तरह से फेल हो गए हैं। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले जो सरकार थी, पिछले साल का जो बजट था इनका, 6 लाख करोड़ में 1 लाख करोड़ रुपया उसका यूज ही नहीं किया गया है सरकार के द्वारा। तो आप ये समझ सकते हो कि सरकार के पास पैसा है भी, उसके बाद भी लोगों को नहीं देना चाहती है। अपने प्रचार तंत्र में खर्चा करेगी, अपने चुनाव लड़वाने में खर्चा करेगी, बसें लगाने में खर्चा कर देगी, लेकिन आम जन की सुविधाओं पे कुछ खर्चा करने वाली ये सरकार नहीं है। बहुत बड़े समिट कराया होगा, आपको याद हो 2018 में इन्होंने बहुत सारे होर्डिंग लगा दिए थे। मुझे लगता है कि 1 महीने का बजट ही लगा दिया उसमें।
उस होर्डिंग में क्या लिखा गया था? उस होर्डिंग में ये लिखा गया था कि हम करीब करीब समिट के माध्यम से 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार का एक मंत्री, एक विधायक, मुख्यमंत्री खुद, उप मुख्यमंत्री 2 हैं, इन लोगों में से कोई एक कंपनी का नाम बताएं, या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं तो कंपनी का लिस्ट बताएं कि कितने कंपनी इन्वेस्ट करके चली गई है, उस कंपनी से कितने लोगों को रोजगार मिल गया है। अभी हालिया रिपोर्ट आई थी 3 करोड़ लोगों ने रोजगार छीन गया, 3 करोड़ लोगों का। वो 3 करोड़ लोगों के लिए क्या प्रोविजन किया? 33 करोड़ की आबादी में अगर 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे, महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी, तो सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? सरकार की जवाबदेही क्या बनती है? किसके लिए सरकार है? अभी मैं शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शिक्षा की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं स्कूल में फीस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत बुनियादी बात कर रहा हूँ कि अगर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होंगी तो आदमी क्या करेगा? अगर आपका रोजगार नहीं होंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? तो कुल मिलाकर के जुमले के अलावा इस बजट में उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने कुछ नहीं दिया है। और जो जघन्य समस्याएं हैं उसके बारे में कोई बात ही नहीं होती है। छुट्टा पशुओं का जो अभी मामला एक प्रवक्ता और बोल रहे थे मेरे ख्याल से, छुट्टा पशुओं से लोग इतने परेशान हैं, मतलब चलो हमारी फसल खा जाए कोई बात नहीं, लेकिन जब हमारी जान ले लेगा वो, तो सरकार क्या करेगी? उसके बाद कानून व्यवस्था के बारे में आपने देखा ही है, कानून व्यवस्था किस तरह से फेल है। एंटी रोमियो आपने सुना हो 2017 में, उस एंटी रोमियो में कितना रुपया दिया इन्होंने इस बजट में? 1 रुपया दिया कि नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता इस बात को भी बता दें। तो अगर हम पूरे बजट की बात करें तो पूरी तरह से फेल है। पावर सेक्टर पूरा फेल है इनका। पावर सेक्टर में आप मुझे बता दीजिए, पावर सेक्टर में योगी सरकार ने क्या किया है? 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन अगर कर लिया हो, कोई थर्मल पावर प्लांट लगा दिया हो, तो उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हो बताएं, वो नहीं बता सकते। लेकिन हमारी सरकार थी, हमने 13,000 मेगावाट बिजली को 21,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर दिया था। कुछ ही देर में बीजेपी प्रवक्ता जुड़ेंगे, इन सभी बातों का जवाब देने के लिए उनसे ही हम ये सारे जवाब लेंगे। निरंजन जी, ये कहा गया है बीजेपी की ओर से कि 130 संकल्प पत्र, जो लोक कल्याण संकल्प पत्र आपको याद होगा, इसको कितना टच किया है? क्योंकि योगी सरकार की ओर से कहा गया कि 97 संकल्प पत्र को टच किया गया है। आप तक आवाज पहुंच रही है निरंजन जी? हाँ, अब आ रही है, बताइए। हाँ निरंजन जी, देखिए योगी सरकार की ओर से आज ये कहा गया है कि हमने संकल्प पत्रों को पूरी तरीके से यहाँ पर बजट में शामिल किया है। 130 संकल्प पत्र, लोक कल्याण संकल्प पत्र, जिसमें कि 97 संकल्प पत्र को शामिल किया गया और 44 नए जोड़े गए हैं। आपको क्या लग रहा है संकल्प पत्र से कितना टच किया है? देखिए, ऐसा है अंजलि जी, ये एक राजनीति भारत के अंदर जिस तरीके से लोकतांत्रिक पद्धति के अंदर जो राजनीति होती है, तो ये तो सभी सरकारें इस तरीके की बातें करती है। अब उसके अंदर सरकार ने कितना क्या जोड़ा है, क्या नहीं जोड़ा है, ये तो एक आने वाला समय बताएगा, और उसके अंदर कितना क्रियान्वित होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक चीज निश्चित रूप से देखिए अंजलि जी, अगर हम मूल्यांकन अगर पिछले बजट का और उससे पिछले जो सरकारें थी उनका अगर हम मूल्यांकन इस बजट से करें, हमारे जो अभी विद्वान प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि भाई ये बिल्कुल फेल है सरकार, ये जो भी बात कर रहे थे, देखिए ऐसा है, विपक्ष का काम होता है उसके अंदर कमियां निकालना, और गुणात्मक रूप से उनको कमियां निकाल करके सरकार को कम से कम उनको इन चीजों के साथ आगाह करता रहना चाहिए। विपक्ष का यही धर्म होता है। किंतु अंजलि जी, इस चीज के अंदर इनको ये भी समझना चाहिए कि भाई जो सरकार को 5 साल के बाद में दोबारा से 35-40 साल के बाद में इतना विशाल मैंडेट उत्तर प्रदेश के अंदर किसी पार्टी को दोबारा से अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने रिपीट किया है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ तो इनके अंदर अच्छा कार्य देखा होगा, चाहे वो विकास कार्यों के रूप में मान लीजिए, चाहे कानून व्यवस्था के रूप में मान लीजिए, क्योंकि वोट तो जनता ही देती है। सरकार तो जनता ही। यहाँ पर एटीएस सेंटर खोले जाने की बात की गई है कुछ सीमित क्षेत्रों में, कानपुर में, बहराइच में, मेरठ में, आजमगढ़ में, जिससे जबकि इससे पहले देवबंद में भी एटीएस सेंटर बनाया गया, तो ऐसा नहीं लग रहा है ये कुछ सीमित ही क्षेत्र हैं एटीएस सेंटर के लिए? नहीं, देखिए ऐसा है, एक चीज आप ये समझ के चलिए कि देखिए पहले, आज के 5 साल पहले अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य की श्रेणी में माना जाता था। और देखिए आज आप घोषणाएं किसी भी चीज की कितनी भी कर दीजिए, लेकिन उसके लिए एक फंड की और एक उसको धरातल पे उतारने के लिए बहुत सारे संसाधन की आवश्यकता होती है अंजलि जी। और मैं तो ये मानता हूं कि भाई जो थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। कुछ सरकार ने किया है, कुछ सरकार करने की बात कर रही है, और इससे बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत है, जिसको समय समय पर हम ये उम्मीद करके चलेंगे कि भाई सरकार आगे भी इसके लिए प्रयासरत करती चली जाएगी। और अभी जो समाजवादी पार्टी प्रवक्ता कह रहे थे, देखिए अंजलि जी, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, चुनाव से पहले जब घोषणा पत्र
आते हैं, जिनको आप संकल्प पत्र कहिए, घोषणा पत्र कहिए, आजकल विभिन्न जो पार्टियां हैं अपने अलग अलग प्रकार के नाम धरती हैं, लेकिन वो होते वो मूल रूप से घोषणा पत्र ही है। तो वो जो घोषणा पत्र आते हैं उनका एक उद्देश्य समझ में आता है कि जनता को भ्रमित करके या जनता को ललायित करके उनसे वोट लेना। लेकिन अगर आज जिस तरीके से सरकार स्थापित हो चुकी है और बजट सरकार ने बनाया है, तो यहाँ तो सरकार को ना कोई जनता से वोट लेने का उद्देश्य था और ना कोई इसके अंदर इनको कोई इस चीज से इनको कोई राजनीतिक बड़ा लाभ होने की, चुनावी लाभ होने की कोई यहाँ पे कोई संभावना नहीं थी। सरकार यहाँ पे अगर आंकड़ों की बातचीत करेगी, घोल मथोल करेगी। समय की थोड़ी कमी है। धर्मेंद्र यादव जी, आपका आखिरी कमेंट। जिस तरह से अभी निरंजन पोद्दार जी ने कहा कि अगर दोबारा से सत्ता में आई है बीजेपी की सरकार तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, चाहे हम सुरक्षा के लिहाज से देख ले, स्वास्थ्य के लिहाज से देख ले, शिक्षा के लिहाज से देख ले, कुछ तो नया जरूर होगा, तभी जनता ने रिपीट की है। अंजलि जी, जनता ने उनको जनमत दिया है तो इस उद्देश्य से दिया है कि जन भावनाओं का ख्याल रखेंगे, जन आकांक्षाओं का ख्याल रखेंगे और लोगों की जरूरतों को पूरा करना उत्तर प्रदेश सरकार यानी स्टेट की जिम्मेदारी होती है। संवैधानिक बात मैं बता रहा हूँ आपको। आप मुझे बता दीजिए कि अगर कानून व्यवस्था की बात अब ये कर रहे थे, एनसीआरबी के आंकड़े में बताऊंगा तो कहेंगे नहीं एनसीआरबी के आंकड़े भी गलत हैं। एनसीआरबी के आंकड़े के हिसाब से उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है, बच्चों के साथ अपराध और रेप में नंबर 1 है। ये बता दीजिए कि जब मुख्यमंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि आप लोग दलाली बंद कर दो, हम अधिकारियों को सही कर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब योगी जी जानते हैं उनके मंत्री, विधायक, सांसद सारे लोग दलाली कमाते हैं। ये बात वो कह रहे हैं, वो रोक नहीं सकते हैं। तो अगर आप किसी पोर्शन में दलाली भी खाओगे तो जन आकांक्षा को पूरा कैसे करोगे? 100 रुपए जनता के लिए है, सरकार में दलाली खाएंगे भाई, 85 तो बचा, तो आप जन आकांक्षा को कैसे पूरा करोगे? तो जनता के साथ धोखा है। लेकिन इनके पास एक जो प्रचार तंत्र है वो उस प्रचार तंत्र का दुरुपयोग करते हैं और उसी दुरुपयोग करने के नाते उत्तर प्रदेश की जनता इस बार पूरी तरह से समझेगी और हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और पूरा विश्वास है कि जन आकांक्षाओं को ख्याल में रखते हुए हम जन की बात को उठाते रहेंगे। जिस तरह से ये पार्टी पूरी तरह से फेल हुई है किसी भी मुद्दे पे, मैंने कानून व्यवस्था की बात आपसे कही है, कानून व्यवस्था में पूरी तरह से फेल हो गई है। मैंने किसानों को बिजली के बिल माफ करने की बात कर रहे थे, ये कहाँ बजट है भाई? उसका कितना रुपया होगा जो बिजली का बिल माफ किया जाएगा? इसका पैसा देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? जब बिजली कंपनियां कनेक्शन देना बंद कर देंगी तब करोगे आप। जो किसानों की सिंचाई की बात कर रहे थे, हम सिंचाई मुफ्त दे देंगे। आप मुझे बता दो सिंचाई कहाँ से मुफ्त देंगे जब पैसा उसके लिए बजट ये लोग नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात जो संकल्प पत्र की बात कर रहे थे पिछले कि जो 5 साल के विजन के तौर पर आज ये बजट रखा गया है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 5 साल का ये विजन एक तरीके से, और ये भी देखा जा रहा है कि 2022 के इस बजट को 2024 तक कितना जोड़ा जा सकता है। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं। फिलहाल कितना खरी उतरती है सरकार, ये तो सवाल बना ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। मेरे जुनूं से नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ सुरेश खन्ना ने आज अपने बजट के समापन की है। देखना यह होगा कि वाकई में क्या एक बड़ा नतीजा निकलता है सरकार की जुनूं से, और क्या जो आज बजट पेश किया गया है यानी कि इसी स्याह समंदर से क्या उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नया नूर निकलता है। फिलहाल देखना होगा। इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।